यहाँ के जो ब्लैक लेटिनो अमेरिकन इंडियन जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुजन यहाँ के, उनके साथ में भी इस तरह का भेदभाव होता है जो कि नस्ल आधारित, जिसको हम रेसिज्म बोलते हैं, राइट जी। तो वो यहाँ की यूनिवर्सिटी यानी हायर एजुकेशन सिस्टम ने, उच्च शिक्षा ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, उस पर बहुत रिसर्च या संशोधन किया है और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है बहुत बड़े तबके पे। उसका नाम है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी यानी विविधता, इंक्लूजन मतलब समावेश करना और इक्विटी मतलब समानता, मतलब हर तरह के लोग, हर वर्ग और हर बैकग्राउंड के लोगों को अपने माने मौका देना। जैसे भारत में एडमिशन लेके छोड़ देते हैं कि आपके पास रिजर्वेशन है, आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद आप अपना खुद देख लीजिए। यहाँ पे उससे आगे भी चीजें सोचते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ से शुरू होता है। हमारे वहाँ पे एडमिशन अपने आप में एक फर्स्ट और लास्ट है, राइट? एक एंड है। वहाँ पे वो एक मीन्स है। वो सिर्फ वो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में वो सिर्फ बच्चों को लेते नहीं हैं, बट साथ साथ में अब ये बच्चे किस तरह से सक्सेसफुल हो, ये बच्चों के साथ में भेदभाव ना हो और बच्चे किस तरह से आगे बढ़े, उसका अच्छी तरह से भी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ है भरत राठौर जी। भरत राठौर जी अहमदाबाद से, इनका ताल्लुक है गुजरात से और फिलहाल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंक्लूजन एंड इंगेजमेंट, है ना? इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में, बॉस्टन में। और एंटी कास्ट कैंपेन जो चला इस यूनिवर्सिटी में, उस पे इन्होंने काफ़ी काम किया, लीड किया उसको। और इसके अलावा इनकी एक किताब आ चुकी है कि आने वाली है? आ गई है कि वो इसमें एक दलित एकेडमिक्स जर्नी में जो जाति किस तरीके से काम करती है, उस पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनका एक्सपीरियंस क्या रहा उसके बारे में इनसे बात करेंगे। भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप मिले मुझे बॉस्टन में। और किस तरीके से, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले अशोक जी, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से बात करने का जी। और ख़ास करके अमेरिका के अंदर कास्ट को लेके या एंटी कास्ट को लेके जो कैंपेन चलता है, जो काम चलता है, उसके बारे में बात करना। तो जैसे अशोक जी ने बताया, मेरा नाम भरत राठौड़ है। मैं बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हूँ और पिछले 13 सालों से मैं यूएस में हूँ। तो मैंने पीएचडी ख़त्म किया 2 साल पहले 21 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमएस में, वहाँ से। और जो किताब की बुक की बात की, दलित एकेडमिक जर्नीज, स्टोरीज ऑफ कास्ट असर्शन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन हायर एजुकेशन, वो बुक पब्लिश लास्ट ईयर हुई मेरी। और अभी मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंक्लूजन एंड एंगेजमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमएस में मैं काम करता हूँ। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में अगर समझाऊँ, इंक्लूजन और एंगेजमेंट का मतलब यह होता है कि जो विद्यार्थी, यहाँ के विद्यार्थी जो समाज के उस तबके से आते हैं जो पिछड़े हैं या जिनको बाहर धकेला गया है, उन लोगों को किस तरह से सिस्टम में लाया जाए, उन लोगों को किस तरह से मदद किया जाए, उसको लेके मोटा मोटा काम। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बिल्कुल। किस तरीके से ये कोर्स, तो क्या इसमें रोल है आपका, क्योंकि आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई उसको, किस तरीके से करते हैं आप लोग? तो मैं ऐसे तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊँ। तो खास करके जैसे हमारे इंडिया में रिजर्वेशन है या जिसको हम कोटा पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ एडमिशन तक सीमित है। उसके बाद में जो स्टूडेंट या जो बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, उनको जिस तरह की दिक्कतें होती है, दिक्कतें 2 तरह की होती है, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। एक दिक्कत ये होती है कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक तो आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़े तबके से आते हैं, सामाजिक तरीके से पिछड़े तबके से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उनके जीवन के अनुभव होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक, राइट। वो एक हिस्सा है जो सामाजिक हिस्सा है। दूसरा एक जो हिस्सा है वो है कि एक बार वो वहाँ आने के बाद में
किस तरह से ये जो श्रवण जातियाँ है वो उनको परेशान करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। और ये खास बात है, मैं कोई कहानी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ट्रेन रिसर्चर हूँ और मैं रिसर्च के बेस पे मैं बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट के खुद के डेटा भी आप देख लीजिए, जैसे कि NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो वो सब बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसी तरह से यहाँ के जो ब्लैक, लेटिनो, अमेरिकन इंडियन जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुजन यहाँ के, उनके साथ में भी इस तरह का भेदभाव होता है, जो कि नस्ल आधारित, जिसको हम रेसिज्म बोलते हैं। राइट जी। तो वो यहाँ की यूनिवर्सिटी यानी हायर एजुकेशन सिस्टम ने, उच्च शिक्षा ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, उस पर बहुत रिसर्च या संशोधन किया है और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है बहुत बड़े तबके पे। उसका नाम है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी यानी विविधता, इंक्लूजन मतलब समावेश करना, और इक्विटी मतलब समानता, मतलब हर तरह के लोग, हर वर्ग और हर बैकग्राउंड के लोगों को अपने माने मौका देना और खास करके उन लोगों को ज़्यादा मौका दे रहा है, उसका ख्याल रखना कि जो सदियों से जो डिप्राइव है, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है और जिनका डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, तो उनको किस तरह से समावेश करना, और ना सिर्फ समावेश करना बट उनको किस तरह से उस सिस्टम में सपोर्ट करना। वो सपोर्ट फिर आर्थिक तरीके से हो, और सपोर्ट फिर उनको एडवोकेसी से लेके हो, वो सपोर्ट उनको कोर्स में हो, वो सपोर्ट पूरे की पूरे जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की संस्था है उसमें किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। जैसे भारत में एडमिशन लेके छोड़ देते हैं कि आपके पास रिजर्वेशन है, आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद आप अपना खुद देख लीजिए। यहाँ पे उससे आगे भी चीजें सोचते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ से शुरू होता है। हमारे वहाँ पे एडमिशन अपने आप में एक फर्स्ट और लास्ट है, राइट? एक एंड है, वहाँ पे वो एक मीन्स है। वो सिर्फ वो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में वो सिर्फ बच्चों को लेते नहीं हैं, बट साथ साथ में अब ये बच्चे किस तरह से सक्सेसफुल हो, ये बच्चों के साथ में भेदभाव ना हो, और बच्चे किस तरह से आगे बढ़े, उसका अच्छी तरह से भी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं अच्छी तरह से। हम भारत में बैठ के ये सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाए, भारत में बैठ के हम सोचते हैं कि भारत में ही कास्ट काम करता है, भारत से बाहर सब कुछ ठीक है, कहीं जाति नहीं है, सब कुछ। लेकिन यहाँ के भी जो लोग हैं अलग अलग देशों के, जो कि आपका इस पे काम है, तो उसको आप ज़रा समझाइए कि किस तरीके से भारत में जो कास्ट काम करता है, भारत के बाहर लाइक अमेरिका हो गया और अलग अलग जो देश हैं आपने पढ़ा है, उसमें किस किस तरीके से जाति काम करती है और किन किन लोगों को सफ़र होना पड़ता है। एक डिप्राइव जो तबका है, मार्जिनलाइज तबका है, उसकी हिस्ट्री देखें तो देखिए, जैसे अम्बेडकर ने बहुत पहले बोला था, 1916 में बोला था कि जाति आज उस वक्त पे पहले सिर्फ भारत का प्रश्न है, लेकिन जहाँ जहाँ ये श्रमण लोग जाएंगे, ये उच्च जाति के लोग जाएंगे, वहाँ जाति प्रश्न बनेगा। ठीक, तो आज जाति अमेरिका या यूरोप या पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का भी इशू है। और यहाँ पे भी जितने भी अभी किस्से आए हैं, जैसे इक्वालिटी लैब ने बहुत ही अच्छा स्टडी किया था, इसके अलावा भी और भी रिसर्च वगैरह हुए, उसमें दिखाया है कि जाति आधारित भेदभाव यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी लोग जाति के आधार पे अलग अलग गुटबाजी करते हैं। तो जाति यहाँ पे भी उसी तरह से है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे वो जाति को फूल फलने के लिए वो एनवायरनमेंट नहीं है जो इंडिया में है, इसलिए यहाँ पे वो इतनी अच्छी तरह से दिखती नहीं है। किस तरीके से काम करते हैं ये लोग? जैसे मैंने कहा कि वो जो एडमिशन के बाद नहीं, जिस तरह के जैसे कि ब्लैक, लेटिनो, इंडियन अमेरिकन और भी तबके जो मार्जिनलाइज्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ में भेदभाव होता है, उनको एडमिशन में उनको ध्यान दिया जाता है, उनको किस तरह से एडमिशन में अच्छी तरह से उनको मदद किया जाए। राइट, नंबर 1। नंबर 2, एक बार वो आने के बाद में कि बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी बननी चाहिए, वो पॉलिसी है जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। राइट, और ये सब चीज़ें कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे जो उसका हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है यहाँ पे, वो हायर एजुकेशन ने खुद से उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है। राइट, उसके बाद में पढ़ाई में भी बिल्कुल खुल के बात होती है कि भाई रेसिज्म है या नस्लवाद है, वो बात होती है, चर्चा होती है, लोग खड़े होकर बोलते हैं। इंडिया में कोई बच्चा, दलित या आदिवासी बच्चा या बहुजन बच्चा खुल के क्लास में या कैंपस पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मेरे किताब में भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक या लेटिनो या अमेरिकन इंडियन खड़ा होकर बोल सकता है। ज्यादातर ही सब, मैं नहीं कहता बिल्कुल स्वर्ग है, लेकिन वो बोल सकता है, क्योंकि
वो उस शिक्षा ने वो फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, और वो उस तरह का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको बोलते हैं कैंपस क्लाइमेट, यानी जो ये जो परिसर है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का, उसका जो एनवायरनमेंट है वो उन्होंने उस तरह से बनाया है कि जिससे वो बच्चे खुल के बोल सके, ठीक है, और वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। तो जो आपने कहा कि यहाँ सिर्फ एजुकेशन में एडमिशन नहीं, उसके बाद भी मौके मिलते हैं, तो यहाँ के सिस्टम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को क्या सीखने की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल किया, और ये मेरे रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है, और प्रोफेसर थोराट के साथ में मैंने काम किया है उसमें, बिकॉज मेरे बुक का फॉरवर्ड प्रोफेसर थोराट ने लिखा हुआ है। ओके, बुक पे, हाँ, इसके बाद हम लोग बुक पे बात करें। हाँ, तो सेगवे होगा। तो वो जो सीखने की जो बात है, जो मैंने कहा, वो ये है कि यहाँ की उच्च शिक्षा में वो स्वतंत्र फ्रीडम बोलने की है। आप क्लास में खड़े होकर आप कोई टीचर को चैलेंज कर सकते हो, ओके, ठीक है, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मुद्दे पे आए, खास करके यहाँ के जो वंचित शोषित हैं, उन लोगों को यहाँ पे समावेश करने की पूरी तरीके से हायर एजुकेशन कोशिश करता है, और बहुत सारे मामलों में वो हाई कोर्ट के खिलाफ या अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ जाके भी काम करता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अभी रिसेंटली जून में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया कि भाई एडमिशन प्रोसेस में रेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है या मेरी यूनिवर्सिटी पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का आया, बिकॉज वो अपना पॉलिटिक्स है, राइट, बिकॉज यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी, वो बहुत ही राइट विंग है, बहुत ही वाइट डोमिनेटेड है, राइट। तो इसके वजह से वो डिसीजन आया अगेंस्ट ब्लैक्स एंड पीपल ऑफ कलर, राइट। बट यूनिवर्सिटी खुद अपनी तरीके से किस तरह से वो लीगल फ्रेमवर्क को मेंटेन करते हुए जो यहाँ के वंचित हैं उनको एडमिशन, उनको सपोर्ट और उनका जो प्रोग्रेस है उसको बरकरार रखें, तो उसकी कोशिश चल रही है। तो वो कौन से नए रास्ते निकालें, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से वो देखती है, क्योंकि हर जगह का अपना एक पॉलिटिक्स है, हर जगह का अपना एक हिस्ट्री है, राइट, हर जगह के अपने लोकल डायनेमिक्स है। तो उसी के अंदर देखते हुए सारी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो देखती है कि ये जितने भी यहाँ के लोग हैं वंचित शोषित, उन लोगों को किस तरह से हम हमारा सहकार, सपोर्ट और कंटिन्यूस जो सपोर्ट है वो हम बरकरार रखें। ओके, आपकी किताब, आपने जो बुक लिखी है दलित, मतलब जो एकेडमिक में, जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनकी जर्नी के बीच में जाति किस तरीके से काम करती है, उस पर इसमें क्या है, किस तरीके से चीज़ें आपको मिली जब आपने इस पे काम करना शुरू किया? तो या मेरी बुक का नाम है दलित एकेडमिक जर्नीज, स्टोरीज ऑफ कास्ट, असर्शन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन हायर एजुकेशन। ओके, तो जो इसका मोटी मोटी बात यह है कि जो बच्चे, खास करके दलित बच्चे यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि अगेन मैं बहुजन कैटेगरी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही टेक्निकल और पॉलिटिकल है, क्योंकि मेनली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट के आधार पे है, और जो दलित है वो जो हम कहेंगे कैटेगरी या आइडेंटिटी, जाति की बात नहीं करता, कैटेगरी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा विक्टिम होती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। और जहाँ पे उच्च शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे होना ये चाहिए कि वहाँ पे उनको समावेश होना चाहिए, वहाँ पे उनके मुद्दों के या उनका डिस्क्रिमिनेशन की बात होनी चाहिए, वहाँ पे जाति की बात होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब ये बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट या सवर्ण जो है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे हिस्से का खा रहे हैं, क्योंकि सदियों से उन लोग ये हायर एजुकेशन में उनका दबदबा रहा है, और पिछले 20 सालों से ज़्यादा दलित, बहुजन और ट्राइबल बच्चे आने लगे, राइट। तो उसमें हो ऐसा रहा है ना कि ये जो अपर कास्ट और श्रवण है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो डोमिनेंस है हायर एजुकेशन पे, कल्चरल कैपिटल पे, वो लूज हो रही है, जहाँ सिर्फ हम थे, वहाँ पे और लोग आने लगे हैं, हमारा स्टेक भी कम हो रहा है। या और दूसरी एक बात समझिए, खास गौर से समझने की बात है, दर्शकों को मैं कहूँगा, उच्च शिक्षा सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं है। उच्च शिक्षा किसी भी समाज का या देश का वो हिस्सा है जहाँ से वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकर्स खड़े होते हैं, जहाँ से क्रीम खड़ा होता है। तो जब ये देश कैसे बनता है, ये वहीं से शुरू होता है। यस, राइट। तो जब ये बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, राइट। तो मैंने ये बुक में ये दिखाने की कोशिश की है कि दो उसके हिस्से, एक तो उनके जीवन का क्या एक्सपीरियंस रहा है कास्ट को लेके, राइट। तो बचपन में जो उनको डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, छोटे मोटे या बड़े बड़े, राइट, खास करके
गांव में ज़्यादा होता है, शहरों में कम होता है, बट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। तो वो जो उनके अनुभव है वो किस तरह से आगे जाके खास करके उच्च शिक्षा में जाके उनको परेशान करते हैं या उनको दिक्कत खड़ा करते हैं, वो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि उच्च शिक्षा में उनको किस तरह से भेदभाव होता है, राइट। एक तो डायरेक्ट भेदभाव होता है, इनडायरेक्ट भेदभाव होता है। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि भाई जैसे कोटा पॉलिसी वो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं होती है, नॉट सुटेबल और तमाम चीज़ें, स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कि मैं खुद यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, पिछले 13 सालों से यहाँ पे हूँ, तो मैं इंडिया में भी पढ़ा हूँ, रहा हूँ, और यहाँ पे भी रहा हूँ, यहाँ दोनों पे चीज़ें देखा है। तो वो जो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है यार, मेरा खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस, उसको मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे भारत की उच्च शिक्षा में और भारत के समाज में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है उच्च शिक्षा में, और यहाँ पे जिस तरह से उच्च शिक्षा ने वो डिस्क्रिमिनेशन को डील किया है, जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम्स है, जो सर्विसेज वगैरह हैं, वो किस तरह से मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट को हेल्प करती हैं। तो क्या हम यहाँ से अमेरिकन जो सिस्टम है, खास करके डिवर्सिटी इवन इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसी, प्रोग्राम, सर्विसेज, उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या वो सीख के हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट करना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनुभव से हम क्या सीख सकते हम हैं, क्या, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो यहाँ थोड़ा अलग होगा, वहाँ अलग होगा, लेकिन इससे हम एक ये निकाल सकते हैं कि अपने यहाँ हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं कह दूँ कि प्रोफेसर थोराट ने मुझे कहा था कि उनके जब चेयरमैन थे यूजीसी के, तब उनको एक क्वेश्चन किया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है? हमारे पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते, हम पहली बात तो हम बात ही नहीं करते, राइट। दूसरी बात है हम उसको स्वीकार नहीं करते, ठीक है। जब बात नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी, तो रिसर्च की बात तो बहुत दूर रही, ठीक है। यहाँ पे बात भी होती है, स्वीकार भी होती है, रिसर्च भी होती है, ठीक है। आप रेसिज्म पे देखो, आपको हजारों और टॉप क्लास, एवरेज नहीं बोला, टॉप क्लास आपको रिसर्च मिलेगी, राइट। आप कास्ट पे देख लीजिए, आपको बहुत कम, यहाँ के हिसाब से आपको 5% भी नहीं मिलेगी रिसर्च, मैं तो कहूँगा 2% भी नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच, यानी सबूतों के आधार पे पॉलिसी और प्रोग्राम बनाना। हमारे पास रिसर्च ही नहीं है तो सबूत नहीं है, सबूत नहीं है तो प्रश्न ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? ओके, एक लास्ट सवाल है मेरा कि भारत में रोहित वेमुला होता है, पायल तड़वी होती है, और लगातार हो रही हैं चीज़ें। अभी दर्शन सोलंकी मुंबई IIT का लेटेस्ट इशू है। आपने जब कास्ट पे काम किया और किस तरीके से कास्ट काम करती है हायर एजुकेशन में, उस जर्नी में उपाय क्या है? आप यूथ से क्या कहेंगे जो हायर एजुकेशन में, उनको किस तरीके से डील करना चाहिए? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? आपके हिसाब से क्या सोल्यूशंस हैं? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक तो मैंने आगे कहा जो इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है वो, दूसरा है इंडिविजुअल अप्रोच, यानी हम व्यक्तिगत तौर पे या एक समूह के तौर पे हम किस तरह से हम इससे डील कर सकते हैं। तो समूह के तौर पे ये है कि जितने भी हमारे सभी दलित बहुजन जो भी है, उनको एक ग्रुप, एक समूह के तौर पे बनाना चाहिए कि अकेले यूनिवर्सिटीज कैंपस में, ठीक है। उसका अपना पॉलिटिक्स है, उसके बहुत सारे रिटालिएशन वगैरह होता है, बट कोशिश करें कि आप एक समूह के तौर पे रहें, एक दूसरे को हेल्प करें। दूसरी बात है, जो आपके जो प्रोफेसर है आपके समुदाय के, उनसे अप्रोच करने में मत घबराइए, क्योंकि ये बार बार मैंने अपने रिसर्च में भी देखा है कि बच्चे आके बात नहीं करते हैं। दो प्रोफेसर्स का कहना है कि बच्चे बात नहीं करते, तो हम हेल्प कैसे करें? बट उसमें दो हिस्से हैं उसके। नंबर एक, बच्चे बात नहीं करते क्योंकि वो बच्चे हैं। नंबर एक, उनके खुद के अनुभव है, उनको डर है, एक हायरार्की है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा है, यहाँ पे हायरार्की नहीं है, राइट। तो ये बात प्रोफेसर की भी है, हमारे प्रोफेसर की, उनको कंफर्ट फील करें, उनको वेलकम करें, उनमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो आके कुछ भी बात कर सकें, राइट। तो ये मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जितने भी आपके फैकल्टी या प्रोफेसर वगैरह, उनसे आप संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। जितने संबंध बनेंगे उतने धीरे धीरे ईजी होंगे, हायरार्की थोड़ा कम होगा, वो एक है। दूसरी बात ये है कि समाज के तौर पे हमें अलग अलग किस्म के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे, खास करके उच्च शिक्षा को लेके। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो यहाँ के बच्चों के लिए, खास करके वंचित समुदाय के बच्चों के लिए काम करता है, वो भी एक करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं,
वो अपने जो भी पॉलिटिक्स है, अपना जो भी काम है वो बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा वो प्रैग्मेटिज्म समझे, जैसे अम्बेडकर ने किया था कि जब आपकी अपॉर्चुनिटीज आए आप अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा संभाल के निकाल के लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे आप डील नहीं कर सकते, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे हो सके थोड़ा ये सीखिए कि हमारा काम किस तरह से निकालना है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन जो है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, हमें उससे किस तरह से डील करना है वो हमें सीखना चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि सारे विद्यार्थियों को मिलके ग्रुप के तौर पे एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा, सीनियर स्टूडेंट जूनियर को हेल्प करें, ठीक है, उस तरह से करेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। तो ज़रूरत यह है कि कम्युनिकेशन हो, टीचर के बीच में हो और स्टूडेंट के बीच में हो, स्टूडेंट जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स के बीच में हो, और सबसे पहले जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टीचर्स की बनती है कि वो बच्चों को कंफर्ट फील कराएं। इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी वो सीनियर स्टूडेंट की बनती है जो पहले से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपने नए छात्रों का वेलकम करें। और जिस तरीके से कुछ बापसा और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे हैं जो एडमिशन के वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं, नए बच्चों को भी चाहिए कि जब वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो जो अम्बेडकराइट संगठन है या फिर जो उनके हक की बात करने वाले संगठन है उससे कनेक्ट हों, ताकि वो अकेला फील ना करें और कोई अगर ऐसी बात होती है तो मिल के लड़ाई लड़ सकें, तभी शायद जीती जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और शुक्रिया एंड जय हिंद और जय भीम दोनों। थैंक यू भरत जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आप देखते रहिए दलित दस्तक, बने रहिए हमारे साथ।